विद्यार्थियों, अपन ने गुरुत्वीय त्वरण और गुरुत्वीय बल जो न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण का नियम दिया था उसके आधार पर हमने गुरुत्वीय त्वरण पढ़ लिया। गुरुत्वीय त्वरण का फॉर्मूला जो हमारे पास प्राप्त हुआ था, फॉर्मूला नंबर 6, गुरुत्वीय त्वरण बराबर Gm/r²। अब हम यदि जो पार्टिकल लिया था हमने स्मॉल m द्रव्यमान का, उसके और कैपिटल M के मध्य की दूरी थी स्मॉल r, यदि वो पार्टिकल पृथ्वी की सतह पर हो तो जो पार्टिकल की दूरी है वो हमेशा कहाँ से ली जाती है? पृथ्वी के केंद्र से। तो जब पृथ्वी के केंद्र से दूरी लेंगे अपन और वो पार्टिकल पृथ्वी की सतह पर ही है, तो जो स्मॉल r होगी, जो दूरी होगी दोनों कणों के बीच की, वो पृथ्वी की त्रिज्या के बराबर होगी। तो हमने यहाँ स्मॉल r की जगह कैपिटल R लिख लें। तो g का फॉर्मूला जो आ जाता है वह आता है G=Gm/R²। अब इसमें देखिए आप, कैपिटल G इज ए कांस्टेंट, मास ऑफ अर्थ रिमेन कांस्टेंट, कैपिटल R इज द रेडियस ऑफ अर्थ, पृथ्वी की त्रिज्या है, दिस इज कांस्टेंट। तो अगर हम इक्वेशन नंबर 7 को देखेंगे तो दिस इज ए कांस्टेंट। अब इसकी वैल्यू मान लीजिए हमें निकालनी है Gm और R² की। तो देखिए आप, इनकी वैल्यू मैंने नीचे लिखी हुई है। m जो मास ऑफ अर्थ है, पृथ्वी का द्रव्यमान, वो है 5.98 × 10⁻24 kg। पृथ्वी की जो त्रिज्या है वो है 6.37 × 10⁻6 मीटर, जिसे हम किलोमीटर में बोलते हैं 6370 किलोमीटर। और अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशन करने के लिए हम इसको बोल देते हैं 6400 6400 किलोमीटर पृथ्वी की त्रिज्या है। तो यदि हम इसके अंदर सबकी वैल्यू रख दें इस फॉर्मूला नंबर 7 में, तो हमारे पास जी की कुछ ना कुछ फिक्स वैल्यू आएगी। अब हम आगे कैलकुलेशन में बताएंगे कि इसकी जब सबकी वैल्यू रख दी जाती है तो इस जी की वैल्यू आती है 9.8 मीटर/सेकंड²। यहाँ देख लीजिए, नीचे कैलकुलेशन हो रही है। इस कैपिटल M R और इनकी वैल्यू रखने पर जी की वैल्यू जो Gm/R² है वो आ जाती है 9.8 मीटर/सेकंड²। इसका मतलब क्या हुआ कि पृथ्वी जो है वो हर पार्टिकल को, चाहे उस पार्टिकल का मास कितना भी हो, उसको 9.8 मीटर/सेकंड² के त्वरण से ही खींचती है। चाहे बल कितना भी लगे, लेकिन एक्सेलरेशन ऑफ ग्रेविटी फिक्स होती है। अर्थात एक्सेलरेशन ऑफ ग्रेविटी, गुरुत्वीय त्वरण का मान उस कण के द्रव्यमान पर बिल्कुल भी निर्भर नहीं करता है। मतलब ये हुआ कि पृथ्वी पर यदि 1 किलोग्राम का पार्टिकल होगा तो भी 9.8 मीटर/सेकंड² से चलेगा। यदि 10 किलोग्राम का पार्टिकल होगा तो वो भी 9.8 मीटर/सेकंड² के त्वरण से ही चलेगा। अर्थात गुरुत्वीय त्वरण का मान उस कण के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। किसके द्रव्यमान पर निर्भर करता है? जो उसको खींच रहा है, और वो हमेशा फिक्स होगा। अब हमने इक्वेशन नंबर 7 के आगे क्या किया है कि पृथ्वी का घनत्व d होता। अब हम जानते हैं कि पृथ्वी का घनत्व d है। हम ये चाह रहे हैं कि ये जो फॉर्मूला 7 है घनत्व के रूप में भी लिखना चाह रहे हैं इसको। तो घनत्व का फॉर्मूला क्या होता है? घनत्व को लिखा जाता है द्रव्यमान बटे आयतन। जिसका द्रव्यमान लिखेंगे उसका ही आयतन लिखना है। तो हमने द्रव्यमान लिखा पृथ्वी का, क्योंकि घनत्व पृथ्वी का है और पृथ्वी की त्रिज्या हमने r मान रखी है। तो पृथ्वी का आयतन कितना हो गया? 4/3 πr³। इस कैलकुलेशन से हमने कैपिटल M निकाल लिया। तो कैपिटल M आ गया 4/3 πr³ × d। इस कैपिटल M को हमने इक्वेशन नंबर 7 में रख दिया, और 7 में रख के हमने देखा कि इसका फॉर्मूला आ गया स्मॉल g = 4/3 πgr/d। अब इस फॉर्मूले में देखिए 4/3 कांस्टेंट, पाई इज 3.14, दिस इज कांस्टेंट, कैपिटल G इज कांस्टेंट, कैपिटल R इज कांस्टेंट एंड D इज आल्सो कांस्टेंट। इट मीन्स G इज कांस्टेंट। अगर हम इसकी भी कैलकुलेशन करेंगे तो इसका भी आंसर आएगा 9.8 मीटर/सेकंड²। अब इस कैलकुलेशन से स्पष्ट है कि कण का जो त्वरण आया, जो हमने स्मॉल g निकाला, वो कण के द्रव्यमान स्मॉल m पर तो निर्भर ही नहीं कर रहा, क्योंकि इसमें स्मॉल m का कहीं डिस्कस नहीं आ रहा। किसी फॉर्मूले में यह नहीं पूछा जा रहा है कि स्मॉल m क्या है, कण का द्रव्यमान क्या है, कुछ भी हो, आंसर विल बी सेम। केवल पृथ्वी के द्रव्यमान पर निर्भर करता है कौन? गुरुत्वीय त्वरण। यही कारण है कि समान ऊंचाई से, सेम हाइट से स्वतंत्रता पूर्वक अलग अलग द्रव्यमान के दो कणों को समान स्थिति में गिराया जाए तो पृथ्वी पर एक साथ पहुंचती है। इसका मतलब ये हो गया कि यदि मैं एक कागज का टुकड़ा लूं और एक पत्थर लूं, चाहे वो किसी भी द्रव्यमान का हो,
एक कागज का टुकड़ा और एक पत्थर मैंने समान ऊंचाई से गिरा है, तो गति की समीकरणों न्यूटन की गति के नियमानुसार वो दोनों पृथ्वी पर एक साथ पहुंचने चाहिए, क्योंकि उनकी ऊंचाई समान है। ऐसा क्यों? क्योंकि गुरुत्वीय त्वरण जो हम इसकी स्टडी करेंगे, इसकी कैलकुलेशन करेंगे, वो करेंगे गति की समीकरणों से। और गति की समीकरणों में जो v बराबर u प्लस ए टी, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर और वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2s, तीन गति की समीकरणें होती है। इसके अंदर ए जो होता है वो होता है त्वरण, और यहाँ पर जो त्वरण है वो कागज के लिए भी 9.8 है, तो उस पत्थर के लिए भी 9.8 है। जब हम इसकी कैलकुलेशन इस ए को 9.8 रख के करेंगे तो दोनों के द्वारा डिस्टेंस भी सेम है। जब डिस्टेंस सेम है, एक्सेलरेशन सेम है, इनिशियल वेलोसिटी सेम है, तो दोनों की फाइनल वेलोसिटी सेम आएगी और दोनों का टाइम सेम आएगा, तो एक ही समय पर वो नीचे पहुंचेंगे। लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं होता है। हम जनरल लाइफ में इसको करें तो कागज बाद में पहुंचता है और पत्थर पहले पहुंचता है। तो इसका पहुंचने के लिए इसके अंदर गुरुत्वाकर्षण बल के साथ साथ और भी कई फोर्स लगते हैं जो कागज के ऊपर विपरीत दिशा में ज़्यादा लगते हैं, जिसे हम बोलते हैं हवा का प्रतिरोध, उत्प्लावक बल। ऐसे कई बल होते हैं जो गति के उल्टी दिशा में, विपरीत दिशा में लगते हैं, वो कागज के में ज़्यादा लगते हैं और उस पत्थर में कम लगते हैं। तो उस उत्प्लावक बल जो ऊपर की दिशा में बल लग रहा है, हवा का प्रतिरोध बल लग रहा है, उसकी वजह से कागज की स्पीड कम हो जाती है। तो वो अन्य बल है, वो गुरुत्वाकर्षण बल नहीं है। गुरुत्वाकर्षण बल भी है, उत्प्लावक बल भी है, हवा का प्रतिरोध भी। यदि सभी बलों को काम में ले लिया जाए तो उस समय गुरुत्वीय त्वरण नहीं होगा, एक सिंपल त्वरण होगा। तो त्वरण दोनों का अलग अलग हो सकता है, पर यदि हम सिंपल गुरुत्वीय त्वरण की बात करें तो दोनों एक साथ पृथ्वी पर पहुंचेगी। तो अगर आपके कंपटीशन में या अभी जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसमें कोई क्वेश्चन आता है इस टाइप का, तो ध्यान रखें कि ऑप्शन थोड़ा सोच समझ के लिखें। जो भी कण होंगे वो एक साथ एक ही समय पर पृथ्वी पर पहुंचेंगे, इसका विशेष ध्यान रखें, क्योंकि ऑप्शन ऐसे आते हैं कि पत्थर पहले पहुंचेगा और हम उसको राइट कर देते हैं। अब बाकी की कैलकुलेशन देखते हैं अपन। उपरोक्त गणना से स्पष्ट है, उपरोक्त गणना जो अपन ने पिछले 3 भागों में पढ़ा है उसके अनुसार कि किसी भी कण का त्वरण निकालना होता है तो न्यूटन के गति के नियमानुसार हम सिंपल करते हैं बल बटे द्रव्यमान F/m। अब यहाँ बल केवल आपको गुरुत्वाकर्षण लगाना है, तो F/m। अब हमने देखा जब भी 2 कण होते हैं स्मॉल m और कैपिटल M, तो इसके बीच में लगने वाला बल तो हमेशा फिक्स होता है। स्मॉल m पर भी उतना ही बल लगता है जितना कैपिटल M पर लग रहा था। जैसे हम एग्जाम्पल ले रहे थे 10 न्यूटन, तो कैपिटल F हो गया 10 न्यूटन। अब नीचे द्रव्यमान है, तो जिस कण का द्रव्यमान ज़्यादा होगा, तो हमने यहाँ देखा F इज कॉन्स्टेंट। जब F कॉन्स्टेंट है तो A प्रिपोर्शनल 1/m बोलेंगे इसको, मतलब त्वरण द्रव्यमान के विलोमानुपाती होता है। जिस कण का द्रव्यमान ज़्यादा होगा उसका त्वरण कम होगा, जिसका द्रव्यमान कम होगा उसका त्वरण ज़्यादा होगा। यह हमेशा उल्टे चलेंगे। अब पृथ्वी का द्रव्यमान ज़्यादा है तो पृथ्वी का त्वरण कम हो गया, कण का द्रव्यमान कम था तो उसका त्वरण ज़्यादा हो गया, जिसकी हमने स्टडी कर ली। अर्थात कण का त्वरण उसके द्रव्यमान के विलोमानुपाती होता है। यही कारण है कि कण का त्वरण अधिक होता है, जबकि पृथ्वी का त्वरण बहुत बहुत कम होता है, बहुत कम, लगभग 0 होता है। अब हम पार्टिकल को जब पृथ्वी की सतह पर लेते हैं तो इसको एक नए सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं GS। G का मतलब एक्सीलरेशन ऑफ ग्रेविटी, गुरुत्वीय त्वरण, S मीन्स एट सरफेस, क्योंकि ये फॉर्मूला जो हम आगे की कैलकुलेशन करेंगे उसमें बहुत काम आएगा, इसलिए हमने इसको रिप्रेजेंट कर दिया GS से = GM/r²। अर्थात जहाँ जब भी हम GS लिखेंगे तो उस GS का फॉर्मूला GM/r² होगा, और जिसकी वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो हम गुरुत्वीय त्वरण में जब भी वेरिएशन नापेंगे तो हमेशा बेस किसको मानेंगे? सरफेस को। सरफेस पर एक्सीलरेशन ऑफ ग्रेविटी कितनी? 9.8। हम हर चीज़ को इससे कंपेयर करेंगे, इसलिए फॉर्मूला आगे बहुत काम आने वाला है, इसे आप ध्यान रखें। धन्यवाद।